एक आदमी कोठे पर जाता है। कोठा मालकिन से कहता है कि हमको लड़की चाहिए। कोठा मालकिन उसको लड़कियां दिखाना शुरू कर देती है। 10-15 लड़की देखने के बाद कोई उसको पसंदे नहीं आती है। अंत में एक पसंद आती है, उसकी तरफ निगाह पड़ती है तो वो औरत इस आदमी को देखकर चेहरा अपना झुका लेती है, जैसे उसको पहचान रही हो। लड़का भी पहचान जाता है, वो कोई और नहीं था, उसी लड़के की पत्नी थी। आप देखिए मित्रों, बहुत अच्छी कहानी है, इसको सुनिए। बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी लेकर मैं आपके आया हूँ और बीच बीच में आपको हिदायत भी देता जाऊँगा कि जो गलतियाँ ये लोग कर चुके हैं वो आप लोगों से ना हो। अब मैं आता हूँ मूल कहानी पर। एक शेखर नाम का लड़का, जिसकी नई नई शादी होती है कल्पना नाम की लड़की से। शादी करके दोनों लोग आते हैं, बहुत खुश रहते हैं। शेखर एक मल्टीनेशनल कंपनी में एमपी में बिलासपुर में काम करता है। छोटी सैलरी थी लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था अपनी पत्नी के साथ में। परिवार भी बहुत खुश था। लेकिन उसको 6 महीने पर के लिए उसको दिल्ली जाना पड़ता है। बीच में विभाग की तरफ से आदेश मिलता है कि आपको दिल्ली जाना है 6 महीने के लिए। एक ट्रेनिंग आ गई थी, तो उसका प्रमोशन ड्यू था और प्रमोशन के पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए उसका कॉल आती है। तैयार हो जाता है शेखर। वो अपनी पत्नी से कहता है कल्पना से कि हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। कल्पना कहती हमको साथ लिए चलो, तो शेखर कहता है बेवकूफ़ हो, मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, कोई नौकरी पे नहीं जाऊँगा। जब सही इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको खुद बुला लूँगा। कल्पना क्या करे बेचारी, अपने पति से चिपक जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेखर कहता है पगली, मैं तुम्हें तो कोई छोड़ थोड़ो रहा हूँ, कुछ दिनों की बात है, मैं जा रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अगर हमको व्यवस्था बनती है दिल्ली में तो मैं आपको फिर बुला लूँगा। कह के शेखर चला जाता है। कल्पना दुखी रहती है, नई नई शादी हुई थी, बिना पति के क्या परेशानी होती है आपको सब पता है कि अनजान घर में जब आप जाते हैं। शेखर 15 दिन बाद बीतता है, किसी तरह से फिर फ़ोन करता है कल्पना के पास और कहता है कल्पना दिल्ली आना चाहोगी। कल्पना तो खुश हो जाती है क्योंकि देश की राजधानी देखने का उसको मौका मिला। वो कहती है बिल्कुल मैं आना चाहूँगी। तो शेखर कहता है ठीक है, मम्मी पापा से पूछ लो, मैं तुम्हारा टिकट करा देता हूँ, तुम ट्रेन से चली आओ। 6 महीने में की बात है, 2-4 महीना यहाँ घूमना हमारे साथ में रहना, चूँकि ट्रेनिंग चल रही, उसके बाद सही एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो वहाँ मैं तुम्हें रखूँगा। टिकट करा देता है शेखर। कल्पना अपने सास ससुर से बात करती है। सास ससुर बहुत प्रसन्न थे कि चलो ठीक है बेटा, बहू खुश रहें, उसी में हमसे क्या लेना देना है। कल्पना ट्रेन के सही टाइम पे पहुंचती है और वहाँ से अपने ससुर को, सास को फ़ोन करती है कि पापा जी मम्मी जी हमको ट्रेन मिल गई है। और उसके बाद दूसरी कॉल करती है अपने पति शेखर को कि मैं ट्रेन पर बैठने जा रही हूँ। जो ट्रेन दिल्ली को जा रही थी कल्पना उसमें बैठ लेती है, बहुत खुश थी। ट्रेन चलने लगती है, करीब 100 किलोमीटर ट्रेन चलती है। तो उसके बाद देखती है कि सामने 2 लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे। हालांकि शेखर ने इसको हिदायत दिया था कि रास्ते में कोई मिलेगा फालतू बात मत करना, जो चीज़ अपने पास रखे हो उसी को खाना, किसी के बहकावे में ना आना, कोई वस्तु न छूना, जैसा कि सरकार की तरफ से निर्देश दिया जाता है। सेम शेखर ने भी अपनी पत्नी को कहा था कोई वस्तु न छूना और किसी की दी हुई चीज़ को खाना नहीं। इसको पूरी तरह से गांठ बांध लिया था कल्पना ने। सामने 2 लोग बैठे थे। वो लोग कहते हैं बहन जी कहाँ जा रही हो? तो कहती है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कहीं लग रहा है कि पहली बार जा रहा हूँ। कहाँ दिल्ली? तो मैं पहली बार जा रही हूँ, हमारे पति वहाँ पर काम करते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। तो दोनों लोग कहते हैं कि चलो दिल्ली तक का सफ़र है, अच्छा रहेगा। दोनों लोग बात करना शुरू कर देते हैं कल्पना से। लेकिन कल्पना को पूरी तरह पता था अपने पति की बात को, हमको कुछ खाना नहीं है। वो लोग खाने की कोई चीज़ सामने बढ़ाते हैं कल्पना के, कल्पना सीधे मना कर देती है। उसके बाद कहता है ठीक है कोई बात नहीं बहन जी। लेकिन बात करते करते थोड़ा कल्पना को उन 2 लोगों पे विश्वास पड़ जाता है कि नहीं अच्छे लोग हैं। इतने कल्पना जो है अपना खाने का सामान निकालती है
और उसके बाद उन लोगों के सामने बढ़ा देती, वो लोग बिना कुछ सोचे समझे खा लेते हैं। तो कल्पना को और विश्वास पड़ जाता है कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, अगर कोई चीज़ देंगे तो खाने में कोई बुराई नहीं। वो लोग फिर कुछ देर बाद कहते हैं कि बहन जी चाय पी लीजिए, चाय लेकर आए थे वो लोग। तो कल्पना अब की बार मना नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि ये लोग अच्छे हैं। कल्पना जैसे चाय पीती है वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। वो उन लोगों के चक्रव्यूह में फंस जाती है और धीरे धीरे उसको नशा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अचेता अवस्था में कल्पना चली जाती है। उसके बाद जब आँख खुलती है तो एक अंधेरे कमरे में रहती है कल्पना। वो परेशान हो जाती है, जैसे जगती है। दो लोग उसको पकड़ते हैं और घसीटते हुए उसको बाहर लेकर जाते हैं, कार में बैठाते हैं। ये घूसा मारती है कल्पना उनको, लेकिन वो लोग भी थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं कल्पना के ऊपर। कहते हैं जैसा कहूँ मैं करती जाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा मैं। कल्पना सोचती है ये तो मैं बड़े बुरे फंसी, मेरे पति ने जो कहा था उसका कहा मैंने नहीं माना, आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। कुछ देर तक चलती है कार। उसके बाद एक कोठे पर वो लोग ले जाते हैं और कोठे की मालकिन से बात करते हैं। सौदा तय हो जाता है, कल्पना को वहाँ पर बेच दिया जाता है। कल्पना अब अपनी किस्मत पे रो रही थी। कोठा मालकिन ने कहा कि जल्दी खा पी लो, उसके बाद यहाँ की आपको सिस्टम यहाँ का समझा दिया जाएगा। वहाँ पर देखती है कल्पना बहुत सी लड़कियाँ थी, कुछ आसाम से थी, बंगाल से थी, बिहार से आई थी। उन लोगों ने कहा कि बहन अब तुम भी बड़े चक्रव्यूह में फंस चुकी हो, अब यहाँ से निकल नहीं पाओगे। कल्पना करती भी क्या, लेकिन वो परेशान थी। कल्पना एक बुद्धिमान लड़की थी, बेवकूफ़ी तो हो गई थी, लेकिन वो निकलने के लिए सोच रही थी। इतने में 4-5 दिन बीत जाता है। 4-5 दिन तो कुछ नहीं होता है। उसके बाद कोठे की मालकिन आती है, उसको कुछ कपड़े देती है, कहीं इसको पहन लो, अब धंधे पे लगना है। क्या करती कल्पना, मजबूर थी, वो कपड़े को पहन लेती है। कल्पना देखने में बहुत खूबसूरत थी, हैंडसम थी, अन्य लड़कियों से अलग थी। उसके बाद मालकिन ग्राहक भेजती है, ना चाहते हुए मालिक कल्पना को वही करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उसके पास ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। कल्पना भी करे तो क्या करे। वो सोच रही थी अब क्या किया जाए, इस नरकीय जीवन में मैं आ गई हूँ, अब इससे कैसे बचा जाए। सोचते 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 उसके बाद एक दिन एक कस्टमर ऐसा आता है उसके पास जो वाकई मानवता उसके अंदर में थी। चूँकि कितने भी गलत किसी का स्वभाव हो जाता है, कुछ अंदर कुछ मानवता होती है। उस कस्टमर को देखते ही कल्पना को लगा कि बड़ा भावुक टाइप का आदमी है, रोने लगती है। और कल्पना उस कस्टमर से कहती है कि भैया मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके सामने रोने लगती है। कस्टमर को बड़ा दुख होता है। कस्टमर ने किया क्या कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। कल्पना कहती है किसी तरह से हमको निकालिए। कहीं ठीक है, अपने पति का नंबर हमको दे। चूँकि मोबाइल पहले से कल्पना के पास था नहीं, सब कुछ उससे छीन लिया गया था। पति का नंबर कल्पना बताती है। शेखर वहीं कोठे से ही उसके पति को फ़ोन करता है। वो ग्राहक जो है शेखर को वहीं कोठे से फ़ोन करता है और सारी लोकेशन उसको बताता है कि मैं इस कोठे पर हूँ। चूँकि कल्पना को फ़ोन दिया जाता है, कल्पना अपने पति से बात करती है, कहीं से भैया जैसे जैसे बता रहे हैं यही लोकेशन, हमको तो ये भी पता नहीं कहाँ छिपा के रखी गई। शेखर उधर बहुत परेशान था, तड़प रहा था अपनी पत्नी के लिए। जीआरपी और उसके बाद दिल्ली पुलिस सबसे संपर्क कर रहा था, अपनी तरफ से बहुत परेशान था, कुछ पता नहीं चलता था। 15 दिन बाद जब कॉल जाती है तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि इस ग्राहक ने सारी लोकेशन दे दिया था। तो उसने मतलब शेखर ने अपनी पत्नी को बाहर निकालने के लिए ठान रखा था। वो उस कोठे पे जाता है और शेखर बुद्धिमान था, वो जानता था कि पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो अक्सर इन मामलों में पुलिस पहले से मिली रहती है, हम सीधे क्राइम ब्रांच को फ़ोन करेंगे। वो जाता है उस कोठे पर और जैसा लोकेशन उस आदमी ने दिया था वो कोठे पे जाता है। उसके बाद उस मालकिन से मिलता है, लड़कियों से मिलना शुरू करता है। एक एक करके सभी लड़कियों को रिजेक्ट करता जाता है। जैसे कल्पना मिलती है वो पहचान जाता है, कहता है कि हमें इसी लड़की को चाहिए और पूरी रात चाहिए। पूरा पैसा पेमेंट करता है, कल्पना को साथ कर दिया जाता है। दोनों पति पत्नी अंदर जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। शेखर कहता है अब कल्पना तुम परेशान न हो, रो मत, मैं आ गया हूँ, कोई तिकड़ मैं लगाता हूँ। चुपके से मोबाइल लेकर तो गया ही था,
कोई ऐसा प्लेस नहीं था मोबाइल वहाँ पे जमा कराया जाता, चूँकि कस्टमर लोग शरीर के लिए आते हैं, भूख मिटाने के लिए आते हैं, उनसे किसी से क्या लेना देना। लेकिन एक देवता इस तरह से मिल गया था जिसने कल्पना की मदद की। शेखर कहता है तुम परेशान न हो। वहीं से उसने क्राइम ब्रांच को फ़ोन करता है, 2-3 कॉल करता है। पुलिस, चूँकि क्राइम ब्रांच से इंफॉर्मेशन जाती है पुलिस के ऊपर से आदेश मिलता है। जैसा लोकेशन उसने दिया था कोठे पर रेड डाली जाती है, सभी लड़कियों को छिपाया जाता है। उसी में शेखर और कल्पना भी थे, इनको छिपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच जाती है। जिस कमरे में थे बाहर इन्होंने पुलिस की टाप देखी तो शेखर वहीं से चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तुरंत उसका दरवाज़ा तोड़ा जाता है उस कमरे का, उसमें शेखर और कल्पना मिल जाते हैं और पुलिस कहती है चलो। पुलिस से मिलने के बाद शेखर को लग गया कि अब मैं सुरक्षित हो गया। पुलिस को सारी बातें बताते हैं। रेड पड़ती है, वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ कल्पना के कारण जो आसाम बिहार से आई हैं सबको मुक्त कराया जाता है। दोनों लोग मिल जाते हैं, लेकिन शेखर कहता है कल्पना मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऐसी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बस जो हिदायत मैंने दिया था उसका तुमने पालन किया होता तो आज ये दिन आपको न देखना पड़ता। इसलिए मित्रों, मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको हिदायत देना है कि सरकार की तरफ से जितनी हिदायतें दी जाती हैं आप लोग उसको गौर कीजिए, उसका पालन कीजिए। जिस तरह से कल्पना को आज भोगना पड़ा, कहीं हो सकता है आपका नंबर भी ना आ जाए। इसलिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।